ये कहानी स्टार्ट होती है एक शार्प शूटर या स्नाइपर ड्रासा से, जो एक गुफा में बैठकर 10 दिन तक अपने परफेक्ट शॉट का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही उसका टारगेट सामने आता है, वो एक ही गोली में उसका काम तमाम कर देती है। फिर उस गोली के शेल यानी कि बुलेट के ऊपर वाले हिस्से को अपने पॉकेट में रख लेती है। फिर कहानी शिफ्ट होती है दूसरे लीड कैरेक्टर लेवी पर। वो एक एक्स आर्मी सोल्जर है जिसे एक खास मिशन के लिए बुलाया जाता है। वहाँ बार्थोलोम्यू उसकी रिपोर्ट चेक करती है और कहती है, तुम्हारा रिकॉर्ड काफ़ी ज़बरदस्त है। तुमने अब तक 131 कंफर्म किल किए हैं और अब तक 2 प्रोबेबल किल्स किए हैं, यानी कि तुमने उन बंदों को मारा और वो हॉस्पिटल जाकर बच गए। रिपोर्ट्स के हिसाब से उसने अब तक 200 लोगों को अपनी स्नाइपिंग स्किल्स का यूज़ करके मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन लेवी कहता है कि असली नंबर इससे भी ज़्यादा है। उसकी स्नाइपिंग स्किल्स देखकर बार्थोलोम्यू उसे मिशन के लिए अप्रूव कर देती है। फिर हम ड्रासा को देखते हैं, जो रशिया में अपने फादर के पास पहुंचती है। उसके फादर एक ग्रेवयार्ड के केयरटेकर हैं। ड्रासा एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो पैसे लेकर लोगों को मार देती है, इसलिए उसके अंदर गिल्ट रहता है। जो गोलियां उसके पास बच जाती हैं, यानी कि गोलियों के शेल, वो अपने फादर को दे देती है ताकि अपनी गलतियों का बोझ हल्का महसूस करे। लेकिन अब उसके फादर भी इस सब से थक चुके हैं। वो कहते हैं, तुम हर साल आती हो, कुछ गोलियां मुझे दे जाती हो, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगली साल मैं फैब के मंथ में खुद को खत्म कर लूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एक हेलीकॉप्टर में, जिसमें लेवी को उस यूएस रशिया बॉर्डर पर ले जाया जाता है। वहां उसे बताया जाता है कि 1 साल तक उसकी ड्यूटी यहीं होगी। जैसे ही वो वहां पहुंचेगा, उसका एक सीनियर उससे मिलेगा जो उसे सब कुछ सिखा देगा। लेवी का फोन, घड़ी, वॉलेट सब 1 साल तक के लिए रख लिया जाता है। जब उसकी ड्यूटी खत्म होगी तब उसे ये सारी चीजें वापस मिल जाएंगी और साथ ही उससे काफी सारे पैसे भी मिलेंगे। फिर लेवी को एक बीच जगह पर छोड़ दिया जाता है, जहां उसे 24 किलोमीटर तक पैदल चलना होता है। ये सफर वो 2-3 दिन में पूरा करता है और फिर एक सोल्जर जेस्पर से मिलता है। जेस्पर उसे देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, पिछले 1 साल में किसी इंसान से बात करने वाले तुम शायद पहले आदमी हो। जेस्पर लेवी को रूल्स बताता है। ये यूएस की बॉर्डर है और दूसरी तरफ सीधा रशिया है। यहाँ 2 टावर्स हैं, ईस्ट टावर जो हमारा है और जो वेस्ट टावर है वो रशिया का है। इन दोनों टावर्स के बीच एक घाटी है जिसमें हमेशा धुंध रहती है और इसी को गॉर्ज कहा जाता है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम्हें टाइम टू टाइम मशीन गन्स में गोलियां भरनी हैं। अगर कोई ट्रैकिंग डिवाइस खराब हो जाए तो उसे ठीक करना है, और अगर कहीं से सायरन की आवाज आए तो बिना सोचे भाग लेना है। लेवी हैरान होकर पूछता है, इतनी तेज भागने की क्या जरूरत है? जेस्पर कहता है, मुझसे मेरे सीनियर ने यही बोला था, तो मैं भी तुमसे वही कह रहा हूँ। लेवी फिर पूछता है, ये सब इतनी सिक्योरिटी, इतनी सेफ्टी किस चीज के लिए है? जेस्पर एक छोटी सी चीज नीचे गिरा देता है। जैसे ही वो गिरती है, नीचे से अजीब चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। नीचे घाटी में अजीबोगरीब क्रिएचर्स भरे पड़े हैं जो ऊपर आना चाहते हैं, मगर हमारा काम है उन्हें बीच में ही रोकना। कुछ टाइम बाद जेस्पर लेवी को सब कुछ सिखा के अपना 1 साल का टेन्योर कंप्लीट कर लेता है। अब उसका घर जाने का टाइम आ गया है। अब थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर आता है उसको लेने के लिए, जिसमें एक आदमी उसका नाम, एड्रेस, उसका काम और उसका वर्क एक्सपीरियंस पूछता है। जैसे ही जेस्पर सारी डिटेल्स बताता है, अचानक से एक शूटर उसे गोली मार के घाटी में गिरा देता है, यानी यहाँ से कोई भी वापस नहीं जा सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब लेवी की लाइफ शुरू होती है। सबसे पहले वो रिपोर्ट चेक करता है। जिन मशीन्स की गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं उन्हें रिफिल करता है। यहाँ लोगों को सिर्फ महीने में एक बार हेडक्वार्टर से बात करने की परमिशन होती है, तो वो सब डिटेल्स फॉरवर्ड कर देता है। फिर सोचता है कि बस 1 साल यहाँ अकेला रहना है। ना कोई बात करने वाला है, ना कोई टीवी है, ना कोई एंटरटेनमेंट है, ना ही कोई मोबाइल फोन है। बट एक दिन खाली पीली बैठे हुए उसकी नज़र किताबों की शेल्फ के पीछे कुछ लिखी हुई चीज़ों पर पड़ती है। जब वो शेल्फ हटाता है तो दीवार पर पुराने सोल्जर्स की छोटी छोटी कहानियाँ लिखी होती हैं। जो भी सोल्जर्स यहाँ पर 11 साल तक रह रहे थे, उन्होंने अपनी लाइफ की एक इम्पोर्टेंट बात एक ईंट के टुकड़े पर लिख के अपनी आखिरी सलामी दे दी थी। एक दिन लेवी काम कर रहा होता है, तभी उसे वेस्ट टावर से कुछ मशीन चलाने की आवाज़ें आती हैं। जब वो दूरबीन से देखता है तो वहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम होता है ड्रासा। ड्रासा को वेस्ट टावर का काम दिया गया था क्योंकि उसकी शूटिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी। धीरे धीरे वक्त निकलने लगता है और दोनों सोचते हैं कि एक दूसरे से बात करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। सितंबर और अक्टूबर ऐसे ही निकल जाता है। एक दिन ड्रासा अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक गोली चला के लेवी का ध्यान खींचती है और उससे पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? लेवी बोलता है, नाम बताना अलाउड नहीं है। ड्रासा हंसती है और कहती है, आज मेरा बर्थडे है।
मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। फिर वो वहीं डांस करने लगती है और लेवी से पूछती है तुम्हारा फेवरेट मूव कौन सा है। लेवी कहता है मुझे डांस करना नहीं आता। रासा अपनी हंसी नहीं रोक पाती और वो उससे पूछती है तो फिर तुम्हें क्या करना आता है। तो लेवी हल्का सा मुस्कुराता है और बोलता है शूटिंग थोड़ी बहुत अच्छी कर लेता हूँ। फिर ड्रासा लेवी की शूटिंग स्किल्स चेक करने के लिए एक छोटी सी बोतल सामने रख देती है और लेवी तो वैसे भी एक शार्प शूटर है, एक ही शॉट में बोतल तोड़ देता है। ड्रासा भी पीछे नहीं रहती, वो भी अपनी शूटिंग स्किल्स दिखाती है और एक बोतल पर शूट करती है। फिर एक दिन ड्रासा को ईस्ट टावर के पास कुछ अजीब क्रिएचर्स दिखाई देते हैं। वो बिना सोचे सीधा शूट करने लगती है। ये देखकर लेवी भी अपनी मशीन एक्टिवेट करता है और क्रिएचर्स को उड़ाने लगता है। लड़ाई के बीच एक मोमेंट आता है जब एक क्रिएचर ड्रासा के बिल्कुल टॉप टावर तक पहुंच जाता है, लेकिन लेवी की शार्प शूटिंग की वजह से वो क्रिएचर वहीं मार दिया जाता है। फिर उसका बर्थडे खत्म होने के बाद यानी कि मिडनाइट में वो खुश होकर कहती है ये मेरा बेस्ट बर्थडे था और इससे बेहतरीन बर्थडे कभी नहीं हो सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर और अगले दिन दोनों टावर्स होल्डर्स का काम होता है जो भी चीजें खत्म हो चुकी हैं जैसे कि गोलियां या ट्रैकिंग माइंस उन्हें रिफिल करना और उन्हें रिपेयर करना। इनके पास एक स्पेशल गैजेट भी होता है जो कि एक रोप की मदद से ऊपर नीचे जाने में हेल्प करता है। अब यहाँ पर धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। ड्रासा अपने पियानो को बजाकर अपना टाइम गुजारने लगती है और वहीं लेवी भी अपने काम में बिजी हो जाता है। अब दिसंबर का महीना आता है तो दोनों बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे के स्नोमैन तैयार कर लेते हैं। ड्रासा के पास लेवी का पुतला होता है और लेवी के पास ड्रासा का। दोनों ही अपने अपने टावर्स पर मजे कर रहे होते हैं, दूर से गाना बजा रहे होते हैं, दूरबीन से एक दूसरे का डांस देख रहे होते हैं और साथ ही में चेस भी खेल रहे होते हैं। लेकिन एक दिन ड्रासा बहुत उदास होती है क्योंकि फरवरी का मंथ आ चुका होता है। वो लिखकर बताती है आई विश कोई यहाँ मेरे साथ होता। आज उसके फादर की डेथ होने वाली होती है क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग में जब ड्रासा अपने फादर से मिलने जाती है तो उसके फादर उसे बताते हैं कि वो 14 फरवरी को सुसाइड कर लेंगे। इसलिए लेवी सोचता है कुछ भी हो जाए मैं ड्रासा से मिलने वहाँ ज़रूर जाऊँगा। अगली सुबह लेवी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है। वो एक रॉकेट लॉन्चर जैसा कुछ निकालता है और आसपास तार बिछाता है और एक जोर का शॉट मारकर तारों को टावर तक भेजता है और दो टावर के बीच एक रस्सी सेटअप हो जाती है। सामने वाले टावर पर यानी कि वेस्ट टावर पर जाने से पहले लेवी ड्रासा को एक मैसेज भेजता है अगर आज रात को डिनर साथ में करें तो कैसा रहेगा। ये पढ़कर ड्रासा बहुत खुश हो जाती है। फिर लेवी रोप के सहारे ईस्ट टावर तक जैसे तैसे करके पहुंच जाता है। पहले तो वो 20 तक बिना किसी परेशानी के पहुंच जाता है और फिर जब वो बीच में होता है तो वेस्ट टावर पर जाते जाते उसे अपनी ह्यूमन स्ट्रेंथ का यूज करना पड़ता है। जब वो दूसरी तरफ पहुंचता है तो ड्रासा उसका वेलकम करते ही हंसकर कहती है तुम्हारी बॉडी में से तो बहुत बुरी स्मेल आ रही है। अब ये होता भी क्यों ना क्योंकि 12 घंटे लटकने के बाद उसकी हालत खराब हो चुकी थी, इसीलिए वो सबसे पहले जाकर नहाने लगता है। यहाँ पर एक छोटा सा फनी मोमेंट भी क्रिएट होता है। जब लेवी नहाने जाता है तो ड्रासा उसके कपड़े छुपा देती है और कैमरे से उसको देखने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है रात में जहाँ दोनों आराम से बैठकर बातें करते हैं, पुरानी यादें शेयर करते हैं और एक दूसरे को अच्छे से समझने लगते हैं। दोनों ही अपनी फैमिली हिस्ट्री शेयर करते हैं, दोनों ही अपने फादर और ग्रैंडफादर के बारे में एक दूसरे को बता रहे होते हैं। यहाँ पर अब रात काफ़ी हो चुकी थी। ये लोग डांस करते हैं और उसी दौरान एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब अगली सुबह लेवी को वापस अपने ईस्ट टावर पर जाना था, लेकिन गलती से उसकी लगाई ट्रैकिंग लाइन एक माइन से टच हो जाती है और जोर का धमाका होता है। तार कट जाता है और लेवी सीधा गॉर्ज में गिर जाता है। अब ड्रासा जो खुद एक सोल्जर है अपने बेस्ट बडी को मरने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो तुरंत कुछ वेपन्स लेकर गॉर्ज में जंप कर देती है। लेकिन जो रस्सी खींचने वाली मशीन थी वो उसके हाथ से गिरकर पानी में चली जाती है। अब दोनों के पास ऊपर चढ़ने का कोई तरीका नहीं था। नीचे काफी ज्यादा पानी था, चट्टानें थीं और हर जगह येलो फॉग छाया हुआ था। अब यहाँ पर लेवी एक पेड़ पर अटक गया था। तभी उसके आसपास कुछ अजीब क्रिएचर्स आने लगते हैं जो उसे खाने की कोशिश करते हैं। जब वो गन निकाल कर शूट करता है और नीचे पेड़ पर गिरता है तो ऐसा लगता है कि जैसे इंसान की कोई मांसपेशी फट गई हो। इससे पहले लेवी कुछ और समझ पाता, पेड़ की कुछ ब्रांचेस उसे जकड़ने लगती हैं। तभी ड्रासा वहां पहुंचती है और अपनी शूटिंग स्किल से लेवी की जान बचा लेती है। जब ये दोनों संभलते हैं तभी कुछ घुड़सवार क्रीचर्स उन पर तलवार से अटैक करने लगते हैं। दोनों सोल्जर्स थे तो अच्छी फाइट होती है। इनसे लड़ने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि ऊपर पहुंचने का कोई रास्ता ढूंढना होगा।
जैसे जैसे ये गॉर्ज में आगे बढ़ते हैं, येलो फॉग वॉयलेट या पर्पल होने लगता है, जो और ज्यादा डेंजर का सिग्नल होता है। ये लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ सब कुछ कैसे खत्म हो गया। तभी कुछ क्रीचर्स इनका पीछा करने लगते हैं। बचने के लिए ये एक चर्च में छुप जाते हैं, लेकिन चर्च भी यहाँ का सेफ नहीं होता। वहाँ पर ह्यूमन स्कल रखने वाली बड़ी बड़ी स्पाइडर्स इन दोनों पर अटैक कर देती हैं। हालांकि ये दोनों वहां से बचकर एक सीक्रेट फैसिलिटी में पहुंच जाते हैं, जहां पर इनको पता चलता है कि आखिर में जो सोर्स ऑफ म्यूटेशन है वो आखिर में क्या है। एक्चुअली में ये एक बायो वेपन रिसर्च लैब होती है, जो कि वर्ल्ड वार 2 के टाइम की होती है। जब यहाँ पे वर्ल्ड वार 2 के बाद एक अर्थक्वेक आया तो उसकी वजह से एक कंटामिनेंट लीक हो गया, और उसी की वजह से यहाँ पर लोगों के बीच 5 दिनों के अंदर ही अंदर म्यूटेशन हो गई। जब ये लोग उस लैब के अंदर और भी ज़्यादा रिसर्च करते हैं तो इन्हें एक पुरानी सीडी मिलती है। जब उस सीडी को ये लोग प्ले करते हैं तो एक डॉक्टर एक्सप्लेन करती है कि हम ह्यूमन डीएनए पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, लेकिन वो फेल हो गया। इसी वजह से यहाँ के प्लांट्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमंस और क्रीचर्स का डीएनए मिक्स हो चुका है। अब इंसानों के शरीर से पेड़, जड़ और टने निकलने लगे हैं, और पेड़ों के अंदर से खून और मांसपेशियां बन रही हैं। इंसेक्ट्स भी इंसानों के डीएनए से मिक्स हो गए हैं, जिस वजह से यहाँ अजीब क्रिएचर्स पैदा हो गए हैं। इसी बीच लेवी की नज़र वहाँ पड़े हुए कुछ एडवांस कंप्यूटर्स पर जाती है। ये कंप्यूटर्स 1946 के समय के होने के बावजूद काफ़ी ज़्यादा एडवांस लग रहे थे, क्योंकि ये आज ही के टाइम के कंप्यूटर्स थे। इनमें एक कंपनी का जिक्र भी होता है जिसका नाम होता है डार्क लेक। ये कंपनी क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही थी जो कॉन्फिडेंशियल थे, जैसे ह्यूमन डीएनए को इवॉल्व करना, सोल्जर्स को सुपर सोल्जर्स में बदलना और अननोन एक्सपेरिमेंट्स करना। लेवी को वहां पर एक मिसाइल भी दिखाई देती है। अगर ये मिसाइल एक्टिवेट हो जाए तो 4.2 किलोमीटर तक सब कुछ मिटा देगी। जेस्पर ने लेवी को पहले ही वार्निंग दी थी कि अगर जमीन के नीचे से सायरन की आवाज आए तो समझ लेना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और ये सब देखने के बाद अब लेवी को सब कुछ समझ आ गया था। बार्थोलोम्यू इन सब सीक्रेट्स को छुपाने के लिए यहाँ पर सिर्फ 2 सोल्जर्स को रख रही थी, ताकि ये इन्फॉर्मेशन किसी को ना मिले, ना यूएस गवर्नमेंट को, ना रशिया गवर्नमेंट को, यानी कि यहाँ के बारे में किसी को भी ना पता चले। और ना ही किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को पता था कि यहाँ एक सीक्रेट फैसिलिटी में इलीगल एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। अगर बार्थोलोम्यू चाहती तो यहाँ पर सारे के सारे ड्रोन्स ही रख सकती थी, लेकिन उसे यहाँ पर कोई ना कोई तो चाहिए ही था जो कि मशीन गन्स में एमो वगैरह लोड कर सके और जो माइंस वगैरह को रिपेयर वगैरह कर सके। और इसीलिए यहाँ पर उसने सिर्फ 2 लोगों को रखा, एक ईस्ट टावर पर और दूसरा वेस्ट टावर पर। अब इन दोनों को यहाँ की सच्चाई पूरी तरीके से मालूम चल चुकी थी, मगर यहाँ से निकलना भी जरूरी था। अब जैसे ही ये लोग थोड़े आगे बढ़ते हैं, कुछ क्रिएचर्स आके गोलियों से भरा हुआ बैग इन दोनों के सामने रख देते हैं। अब इनके पास ज़्यादा एमो नहीं होती तो ये दोनों उस बैग को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ड्रासा उस बैग को उठाती है, एक घुड़सवार आकर उसे रेड जोन में घसीटता हुआ ले जाता है। रेड जोन यानी कि क्रिम्सन डेप्थ्स और भी ज़्यादा डेंजरस होती है, जो कि पर्पल जोन से भी यानी कि ऑब्सिडियन व्हील से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। वहाँ वो ड्रासा को अपने एक सीक्रेट हाइडआउट में कैद कर लेता है और उसका डीएनए स्कैन करने लगता है। ये जो क्रिएचर है इसका नाम दी हॉलो मैन है। पहले ये 1946 में एक सोल्जर था जो यहाँ सिक्योरिटी के लिए असाइन किया गया था, लेकिन फिर डार्क लेक कंपनी के एक्सपेरिमेंट की वजह से या टॉक्सिक गैस के एक्सपोजर से ये भी मॉन्स्टरस क्रिएचर बन गया। इस रेड जोन यानी कि क्रिम्सन डेप्थ्स में जहरीली गैस फैली हुई थी। अगर कोई भी इंसान इन गैसेस के एक्सपोजर में आ जाए तो वो सिर्फ 5 दिनों के अंदर एक मॉन्स्टर बन जाएगा। थोड़ी देर बाद ड्रासा और दी हॉलो मैन के बीच एक खतरनाक फाइट होती है, और ये जो फाइट होती है वो बहुत ज्यादा इंटेंस होती है। तभी लेवी वहां पहुंच जाता है और उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो जलकर खत्म हो जाता है। लेकिन अभी इन दोनों की परेशानियां यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इन्हें यहाँ से बाहर निकलना होता है, और अगर ये यहाँ से बाहर नहीं निकले तो यहाँ पर ये 5 दिनों के अंदर अंदर एक क्रिएचर बन सकते हैं। रास्ते में चलते चलते ड्रासा का पैर एक चिपचिपी बेल पर पड़ जाता है और सारे ह्यूमन प्लांट म्यूटेंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। पूरे के पूरे म्यूटेंट क्रिएचर्स इनसे लड़ने लगते हैं। तभी लेवी एक पावरफुल शॉट से उनकी आंख जला देता है, और फिर देखते ही देखते सारे म्यूटेंट्स प्लांट्स खत्म हो जाते हैं। उसके बाद ये लोग फाइनली रेड जोन से पर्पल जोन तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक गाड़ी मिल जाती है। ये लोग फुल स्पीड में अपनी गाड़ी भगा रहे होते हैं, और रास्ते में जितने भी क्रिएचर्स आते हैं उन सबको मारकर ये आगे की तरफ निकल जाते हैं और फाइनली येलो जोन तक पहुंच जाते हैं।
तभी उनकी नज़र उस रस्सी पर पड़ती है जो ऊपर चढ़ने के लिए लगाई गई थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जब ड्रासा पानी में कूदी थी तब उसका गैजेट ऑलरेडी पानी में गिर चुका था, तो इसीलिए उनके पास अभी कोई गैजेट नहीं होता रस्सी में लगाने के लिए। तो ये लोग अपनी गाड़ी को रस्सी की मोटर से बांध देते हैं और गाड़ी के साथ ऊपर चढ़ने लगते हैं। जब ये लोग अपनी गाड़ी में बैठकर ऊपर जा ही रहे होते हैं तभी सारे क्रिएचर्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं और इनकी गाड़ी को ऊपर जाने से रोक लेते हैं। लेकिन तभी लेवी अपना थोड़ा दिमाग चलाता है और वो गाड़ी का फ्यूल टैंक तोड़ देता है, जिससे गाड़ी का फ्यूल उन क्रीचर्स के ऊपर गिर जाता है। और तभी लेवी एक चिंगारी लगाकर आग लगा देता है, जिससे कि वो सारे के सारे क्रीचर्स जलने लगते हैं। और फिर बड़ी मुश्किलों के बाद ये दोनों के दोनों बचकर ऊपर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो यहाँ की सिक्योरिटी नहीं संभालेंगे, कहीं दूर निकल जाएंगे और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेवी कहता है कि हम यहाँ से निकलेंगे तो जरूर, लेकिन इस पूरी जगह को उड़ा कर जाएंगे, और वो इस जगह को उड़ाने की तैयारी करने लगता है। पर ये बातें बार्थोलोम्यू तक पहुंच जाती हैं। उसे समझ आ जाता है कि ये दोनों यहाँ से भागकर सच्चाई सबको बताने वाले हैं, मतलब अब इनका काम तमाम होने वाला है। अब अगली सुबह लेवी और ड्रासा तार बांधकर बॉम्ब तैयार कर रहे होते हैं। तभी बार्थोलोम्यू सीधा ईस्ट टावर पहुंच जाती है और लेवी को ढूंढने लगती है। लेकिन लेवी जानता था कि अगर वो यहाँ पे और रुकेगा तो भी मारा जाएगा, और अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट का 1 साल पूरा करेगा तब भी वो यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएगा, और पैसे तो दूर की बात है। बट अभी फिलहाल दोनों जितनी दूर हो सके उतनी दूर भागने की कोशिश करते हैं। बीच में ड्रोन, शॉटगन और मशीन गन से अटैक होता है, पर लेवी अपने बिछाए गए तार की मदद से गॉर्ज के क्लिफ्स में ब्लास्ट कर देता है और एक बड़ा रिस्की शॉट लेता है, और वो शॉट एकदम निशाने पर लगता है, जिससे कि मिसाइल एक्टिवेट हो जाती है। अब यहाँ पर वो दोनों के दोनों श्योर हो जाते हैं कि अगर मिसाइल फटेगी तो 4.2 किलोमीटर के एरिया को खत्म कर देगी। ड्रासा तो टाइम पे निकल चुकी होती है, लेकिन लेवी भागते हुए ब्लास्ट की चपेट में आ जाता है। ड्रासा को लगता है कि सबसे पहले तो उसने अपने पिता को खो दिया और अब उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया। जब ये लोग यहाँ से निकलने का और इस पूरी जगह को तबाह करने का प्लान बना रहे थे, तब इन लोगों ने ये भी डिसाइड किया था कि यहाँ से निकलने के बाद वो 5 दिन तक अकेले रहेंगे, यानी कि वो किसी भी ह्यूमन के साथ कांटेक्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि गॉर्ज में जाने के बाद ये लोग सबसे ज़्यादा डेंजरस फॉग में गए थे, यानी कि ये लोग रेड जोन तक होके आए हुए थे। इसीलिए ये नहीं चाहते थे कि इनकी बॉडी से कोई और ह्यूमन इन्फेक्ट हो जाए। इसलिए ड्रासा उस एरिया से निकलने के बाद 5 दिनों तक केव में रहती है, और फिर कहानी थोड़ी आगे शिफ्ट होती है। लेवी ने उसके लिए एक पोइट्री लिखी थी जो आज ड्रासा बैठकर पढ़ रही होती है। अब वो एक होटल में वेट्रेस की जॉब भी कर रही होती है, लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है। फ्रेंड्स के उसी होटल में लेवी आ जाता है और वो खाने में रैबिट पाई मांगता है, क्योंकि गॉर्ज में पहली बार जब इन लोगों ने साथ में बैठकर डिनर किया था तो इन दोनों ने रैबिट पाई खाई थी। जैसे ही ड्रासा लेवी को अपने सामने देखती है, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो दोनों तुरंत एक दूसरे के गले लग जाते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।